पॉलमी साहा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पॉलमी, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं वन फैमिली के सेशन में। अब वो शामिल होंगे जिस थीम पर 3:30 बजे उसकी शुरुआत की जानी है। और क्या जानकारी देंगे, अपने आसपास क्या देख रही हैं आप पॉलमी? जी चित्रा, इस वक्त हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हैं। भारत मंडपम में जो है इस वक्त जो है सारे बायलैटरल मीटिंग्स चल रहे हैं। एक छोटा सा विंडो है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, जबकि ये बायलैटरल मीटिंग्स होनी है। सबसे ज्यादा जो नजरें गड़ी हुई हैं वो लोगों की ऋषि सुनाक के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग है उस पर है कि उससे क्या निकल कर आता है, उसके बाद क्या स्टेटमेंट इश्यू होगा। क्योंकि कल जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मीटिंग के बाद, बायलैटरल मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया जो काफी लंबा चौड़ा था और काफी सारे मुद्दों पर दोनों लीडर्स ने बातचीत की। तो ऋषि सुनाक एक तरह से एक एजेंडा लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि जो G20 के जो देश हैं वो एक सहमति से रशिया को फटकार लगाए यूक्रेन वॉर के लिए। वो चाहते हैं कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, जिस तरह से रशिया ने उससे विड्रॉ किया है, उस पर चर्चा हो। इंडिया से जो वो चाहते हैं वो एक पोटेंशियल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में है। दोनों जो देश हैं इलेक्शन से पहले 2024 से पहले दोनों देशों में वो चाहते हैं कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसकी निगोसिएशंस काफी वक्त से चल रही हैं यूके और इंडिया के बीच, वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसकी डिटेल्स जो है फाइनलाइज हो जाए। तो इसी की तरफ बढ़ते हुए ये बायलैटरल होगा। बट जैसा कि आपने जिक्र किया, इमैनुअल मैक्रोन, इन्हीं का इंतजार था। लास्ट में इन्हीं ने आना था और वो आ चुके हैं, वो लैंड कर चुके हैं दिल्ली में। और वन फैमिली का जो सेशन है जो 3 बजे शुरू होगा उसमें वो शामिल होंगे। और फिर आखिरकार इवनिंग में जो शाम को जो राष्ट्रपति की तरफ से जो भोज होस्ट किया जा रहा है उसमें भी वो शामिल होंगे। चित्रा। बिल्कुल, इमैनुअल मैक्रोन की ओर से भारत मंडपम वो पहुंच चुके हैं। लेकिन G20 में शामिल होने के लिए जब वो चल रहे थे उस समय उनकी ओर से क्या बड़ी बातें कही गई थी, अपने दर्शकों को जल्दी से मैं बता देती हूं। उनकी ओर से कहा गया कि हर महाद्वीप के समकक्षों से बात करने का मौका मिलेगा ताकि दुनिया के विखंडन के खतरों से मुकाबला किया जा सके। आगे वो बोलते हैं कि वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने का ये एक अच्छा बेहतरीन मौका है। वैश्विक चुनौतियों से मुकाबले के लिए बहुपक्षीय सहयोग, शांति, स्थायित्व, गरीबी घटाने और पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने की जरूरत है। इमैनुअल मैक्रोन वन अर्थ का जो प्रोग्राम था उसमें वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वन फैमिली का जब कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उम्मीद यही कि इसमें कम से कम विस्तार से वो अपनी बातें रखें, कैसे दुनिया परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़े, इसी पर सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन नजर इस बात पर भी रहेगी कि आर्थिक दायित्वों को निभाते हुए G20 के मुल्क जो पिछड़े और गरीब देश हैं उनके लिए क्या बड़ा निर्णय करते हैं, बड़ा फैसला करते हैं। और इसी के साथ नजर इस बात पर कि रूस और यूक्रेन को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला, क्या कोई एक ऐसा बयान सामने आ सकता है जिसके जरिए कोई बीच का रास्ता निकले और फिर युद्ध को खत्म किया जा सके। मौसमी, सीधे आपके पास आते हुए सभी की निगाह इसी बात पर है। रूस यूक्रेन को लेकर पिछली बार इंडोनेशिया में भी हम सब ने देखा कि किस तरह की स्थिति रही। पश्चिमी देश वहां पर ज्यादा हावी रहे रूस और चीन की ओर से, यही कारण से अपनी नाखुशी जाहिर की गई। लेकिन यहां पर रशिया के साथ भारत के जो संबंध हैं रूस यूक्रेन को लेकर, आज क्या निकलकर सामने आ सकता है इस G20 के बड़े कार्यक्रम के जरिए? मौसमी। देखिए, कुल मिला के अगर आप देखें कि पहली बार नहीं है जब यूक्रेन जो है G20 समिट पर हावी रहा है। यूक्रेन का मुद्दा, यूक्रेन रशिया युद्ध का मुद्दा, और इससे पहले इंडोनेशिया में यूक्रेन को निमंत्रण दिया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हुई थी। पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की थी, ज़ेलेंस्की साहब से आने से पहले। और ये लगातार ये दबाव भारत पर बन रहा था कि क्या यूक्रेन को जो है निमंत्रण देना चाहिए। लेकिन भारत ये अच्छी तरह जानता है, चित्रा, कि ये जो G20 की व्यवस्था है ये तमाम देश की अर्थव्यवस्था को मुस्तैद रखने के लिए है, उसको दुरुस्त करने के लिए है। भविष्य की अनसर्टेनिटीज जो है उसकी और चुनौतियां जो हैं उसके लिए तैयार करने के लिए, चाहे वो IMF हो या बाकी जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं, उनका कैसे आधुनिकीकरण करना है, उनको कैसे भविष्य की ओर ले जाना है, इन सब पर भी फोकस है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी तभी दुनिया का कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा, और इसी पर फोकस था। लेकिन यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर, चाहे वो G7 देश हो या फिर वेस्टर्न जो तमाम कंट्रियां हैं, वो ज्यादा डायरेक्टली प्रभावित है और इस बात को लेकर लगातार
दबाव बन रहा है कि भारत जो है यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जिक्र अपने अध्यक्षता में जो डिक्लेरेशन आ रहा है उस पर किसी तरह से करे। लेकिन भारत को बैलेंसिंग एक्ट भी करना है, क्योंकि आप देखिए कि हमेशा जब जरूरत पड़ी है तो रूस भारत के काम आया है। पुराने ऐतिहासिक संबंध है और अब दो धड़ों में दुनिया जब बटी नजर आ रही है तब भारत की लीडरशिप की ओर सब लोग लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की। अभी हाल ही में G20 के उनके बयान को अगर आप देख लें कि भारत ने कोई साइड नहीं चुनी, ये भारत की अच्छी कूटनीति दर्शाता है। और तभी तो इंडोनेशिया का आपने जिक्र किया कि नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये विचार ये सोच भी भारत की तरफ से आई। तो कहीं ना कहीं युद्ध का जिक्र ना करके क्या शांति की बात होगी। ऐसा भी होता है कि कभी कभी सहमत नहीं होते सभी, सारे मेंबर्स ना सहमत हो, फिर भी उस युद्ध का जिक्र हो सकता है कि डिक्लेरेशन में हो। हमें जो संकेत मिल रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डिक्लेरेशन लगभग पूरा तैयार है, बस लीडर्स की हामी भरनी जो है बाकी है। बिल्कुल, रशिया को लेकर यकीनन किसी कड़े शब्दों का इस्तेमाल यकीनन इंडिया की ओर से जो तैयारी की गई है उसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक अलग तरह का रिश्ता है। अशोक सिंघल भी इस वक्त मेरे सहयोगी आ चुके हैं, उनसे भी जरा एक टिप्पणी में ले लेती हूं। अशोक, यहाँ पर बातचीत लगातार हो रही है कि अब वन फैमिली की जब शुरुआत होगी थीम की, तो किस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक और चीज जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे भारत मंडपम के अलग अलग हिस्सों में हम घूमते हुए गुजरते हुए दिखाई देते हैं, अब भारत की जो सशक्त छवि है उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। नाम इसका भारत मंडपम रख दिया गया, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल किया गया, फिर सबसे नटराज की मूर्ति बिल्कुल एंट्री गेट पर लगा दी गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं। वहां पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का वो पहिया जो कि समय को प्रदर्शित करता है, 8 तीलियां उसमें बनी हुई हैं जो 3-3 घंटे को प्रेजेंट करती है। इसके जरिए क्या लग रहा है कि ये एक बड़ा बदलाव है हिंदुस्तान के मद्देनजर भी, भारत के मद्देनजर? देखिए चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं को दिखाने की कोशिश की गई। आप भारत मंडप के कहीं भी किसी भी हिस्से में चले जाए, अब रूमों के नाम लिखे हुए अरावली, नीलगिरी, तो एक कल्चर, सभ्यता जो थी उनको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन एक मैसेज भी देने की कोशिश है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भारत के पूरे विश्व को, कि किस ढंग से भारत ने इसकी अध्यक्षता करके एक एजेंडा सेट किया है। और जो ताकत भारत की बढ़ी है उसको देखते हुए, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, तमाम देश भारत के साथ एक अच्छे संबंध, मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। नाम में भी अब भारत पहले है, इंडिया बाद में है। हमें ये जो मीडिया के कार्ड भी जो जारी किए गए हैं उसमें आप देखेंगे संविधान में भले ही हमारे लिखा हो कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन यहाँ पर पहले आप देखेंगे तो पहले लिखा हुआ है भारत और 2023। लेकिन खास बात यह कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब बैठे थे, नीचे प्लेट जो लगी थी उसमें भी भारत लिखा हुआ था। और प्रेसिडेंट की तरफ से जो कार्ड इन्विटेशन दिया गया है, आज जो डिनर दिया जा रहा है उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जहां से सब सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जब एड्रेस कर रहे थे तो नीचे भारत लिखा हुआ था उनकी प्लेट के सामने। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है, हर तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर। और जब कल डेलीगेट्स आ रहे थे अलग अलग स्टेट्स के, वहां भी भारतीय नृत्य और परंपराओं को दिखाया गया था एयरपोर्ट पे। यहाँ पर जल्दी से मैं दिखा देती हूँ, ये जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है अलग अलग हिस्सों में, जब आप गुजरेंगे अशोक आप आइए, ये देखिए अलग अलग जगहों के नृत्य को किस तरह से संजोया गया है। और इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसके जरिए भी मेहमानों को क्या बताया जा रहा है, ये देखिए अभी हम दिखा रहे हैं, कभी बनारस की तस्वीरें यहाँ पर आ जाती हैं गंगा घाट की, तो फिर कभी दक्षिण का नृत्य हमें दिखाई देने। देखिए भारत की संस्कृति इन सबसे रूबरू कराने की कोशिश है। जो बाहर के मुल्क आ रहे हैं, G20 के सदस्य लोग आ रहे हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश है। जहाँ पे वो ठहरे वहां भी ये तमाम रंग उनको देखने को मिलेंगे। खाना हो, अलग अलग स्टेट्स का खाना है, स्ट्रीट फूड है, सबकी व्यवस्था की गई है। चाहे वो हस्तकला है, शिल्प कला है, तमाम चीजें यहाँ पे उनके परिवार के जो लोग आ रहे हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि भारत जो है एक परिवार की बात की जा रही है, एक अर्थ की बात की जा रही है, उसको दिखाने की कोशिश है कि भारत जो है अपनी कल्चर, सभ्यता के साथ दूसरे देशों का भी स्वागत करता है, उसमें संजो के रखता है।